Hey guys, once again, welcome back to my channel. Let's crack government exams. तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारी पेडागोजी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज का जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ उसके क्वेश्चन आपको हर एक तरीके के टीचिंग एग्जाम में इजीली देखने को मिल जाएंगे। पेडागोजी के अंदर ये वाला टॉपिक अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। आप चाहे तो साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। ब्लूम को आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर उनका फेस, उनकी इमेज जो है डिपिक्ट हो रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ब्लूम्स की ही टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। दोस्तों टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि बांटना, डिवीजन कह सकते हैं हम इसे, डिवाइड करना। तो ब्लूम ने किस चीज को डिवाइड किया था आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लूम ने दोस्तों बेसिकली लर्निंग को डिवाइड किया था थ्री डोमेन्स में। बेंजामिन ब्लूम एक एजुकेशनिस्ट थे, या हम कह सकते हैं एक एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने लर्निंग को थ्री डोमेन्स में क्लासिफाई किया था, बांटा था। ये कौन कौन से थ्री डोमेन्स थे दोस्तों? ये थे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इन थ्री डोमेन्स में बेंजामिन ब्लूम ने लर्निंग को क्लासिफाई किया था। और बेंजामिन ब्लूम ऐसा मानते हैं कि लर्निंग जो है वो इन तीनों डोमेन्स से होकर के गुजरती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉग्निटिव डोमेन पर ही फोकस करेंगे तो लर्निंग जो है बच्चे की वो पूरी तरह से हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। लर्निंग जो है इन तीनों ही डोमेन्स से होकर जब गुजरेगी तभी लर्निंग जो है वो परमानेंट लर्निंग कहलाएगी। अदरवाइज वो जो लर्निंग है उसको वो आप कुछ समय बाद भूल जाएंगे, या आपको जब वो याद करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा कि हमने क्या समझा था, क्या हमने लर्न किया था, तब आपको उस समय वो रिटेन हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए जब भी आप लर्निंग कराएं तो आप इन तीन डोमेन्स को बड़े ही ध्यान में रखें। और इन तीनों डोमेन्स की आज की इस वीडियो में हम पूरे अच्छे से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम अपने सबसे पहले डोमेन के ऊपर, जिसकी बात बेंजामिन ब्लूम ने करी थी। तो सबसे पहला डोमेन जो होता है लर्निंग का अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम, वो होता है कॉग्निटिव डोमेन। दिस डोमेन इज रिलेटेड टू थिंकिंग एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज। यानी कि दोस्तों वो वाला डोमेन जो कि डायरेक्टली थिंकिंग से रिलेटेड है, रीजनिंग से रिलेटेड है और थिंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से रिलेटेड है, वो आ जाता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर खुद ही 6 सब डोमेन्स आते हैं, जिनके बारे में आगे हम बात पूरे अच्छे से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कॉग्निटिव डोमेन, आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, छोटी सी बात। नेक्स्ट डोमेन होता है दोस्तों अफेक्टिव डोमेन। दिस डोमेन इज रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड इमोशंस। दोस्तों हमारी जो लर्निंग होती है वो फीलिंग्स एंड इमोशंस में जब तक नहीं आएगी तब तक हम उस लर्निंग को लर्निंग कह ही नहीं सकते। जब तक हम उसे अपनी फीलिंग्स में नहीं उतारेंगे, जब तक हम उसे अपने इमोशंस में नहीं उतारेंगे, तब तक वो लर्निंग है ही नहीं। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग इमोशन की एक इमेज भी मैंने शो कर रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग इमेजेस है। तो जिस तरह की आपकी लर्निंग होगी उसी तरीके के आपके इमोशंस बन जाएंगे, उसी तरीके की आपकी फीलिंग्स बन जाएगी। इसके बारे में भी आगे ब्रॉड में चर्चा करेंगे। और इसके बारे में दूसरी बात यह है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 सब डोमेन्स। अफेक्टिव डोमेन के अंदर भी 5 सब डोमेन्स आते हैं। अगला डोमेन है दोस्तों हमारा लर्निंग का साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को पहले कोनेटिव डोमेन भी कहा जाता था, पर अब इसको साइकोमोटर डोमेन कहा जाता है। ये ऐसा डोमेन है जो कि बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड होता है। दोस्तों आपने सुना होगा लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, यानी लर्निंग एक जो है एक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है? लर्निंग एक जगह बैठे बैठे नहीं हो सकती। लर्निंग तो जो आपकी है वो कहीं पर भी, कभी भी और कैसे भी हो सकती है, और उस समय आपकी बॉडी मूवमेंट होना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर बॉडी मूवमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप किसी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होंगे, कुछ योगा कर रहे होंगे या और कुछ कर रहे होंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर साइकोमोटर डोमेन के अंदर आपके 6 सब डोमेन्स आ जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो अब इनके बारे में ब्रॉडली हम बात करेंगे। इनमें से जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है वो है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब हम दोस्तों कॉग्निटिव डोमेन के बारे में ही ब्रॉडली चर्चा करने वाले हैं इसके आगे, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चलिए कॉग्निटिव डोमेन की ओर बढ़ते हैं। ब्लूम गेव मच एम्फेसिस टू कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। ब्लूम ने बहुत ज्यादा चर्चा की है कॉग्निटिव डोमेन की। He divided this domain into two categories, both consist of three subdomains. दोस्तों बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन को टू कैटेगरीज में बांट रखा है। एक होता है हमारा लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और एक होता है हमारा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इन दो कैटेगरीज में बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन को बांटा था, और इन दोनों कैटेगरीज के अंदर थ्री सब डोमेन्स आते हैं। इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है हमारा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन को टू कैटेगरीज में बांटा है। एक होता है लोअर लेवल थिंकिंग स्किल्स और एक होता है हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स। तो लोअर लेवल थिंकिंग स्किल्स की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि लोअर लेवल थिंकिंग स्किल के अंदर थ्री सब डोमेन्स आते हैं। तो वो थ्री सब डोमेन्स होते हैं दोस्तों, नॉलेज, जिसको हम रिमेम्बरिंग भी कहते हैं। सेकेंड वन इज कॉम्प्रीहेंशन, जिसे अंडरस्टैंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन। इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा नॉलेज, जिसे हम रिमेम्बरिंग भी कहते हैं। दोस्तों नॉलेज के अंदर वो लर्निंग का पार्ट आ जाएगा जो कि हमने एक बार पढ़ा पर कुछ समय बाद हम उसे रिटेन नहीं कर पाए, यानी कि जो लर्निंग परमानेंट नहीं है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए थी, वो नॉलेज वाले पोर्शन के अंदर आ जाती है। चलिए मैं आपको इसके एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे घर में मेरे कोई एल्डर ब्रदर हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं। कभी मैंने उनकी कोई पीएचडी की कोई बुक खोल ली और मैंने उसमें से कुछ 1 और 2 पैराग्राफ्स या कुछ 1 पेज और 2 पेज पढ़ लिए। पर 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब मैं रिटेन करने लगा कि मैंने वहां पर क्या पढ़ा था, तब मुझे वो याद नहीं आया। उस समय तो मैंने समझ लिया, उस समय मैंने पढ़ लिया कि वहां पर क्या है, वहां पर मेरी लर्निंग हो गई थी, पर सिर्फ मैंने कैजुअली पढ़ा था। अब कुछ समय बाद जब मेरे से वहां से कुछ मैंने याद करने की कोशिश करी, तब मुझे कुछ भी याद नहीं आया। तो नॉलेज दोस्तों इसके अंदर वाला पोर्शन आ जाता है आपका लर्निंग का, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, जो आपने छोटे समय के लिए याद किया। इसके अंदर बेसिकली हमारी क्रैमिंग भी इंक्लूड हो जाएगी, रट्टा मारना, जो कि हमें थोड़े समय के लिए याद रहता है और बाद में हम उसको भूल जाते हैं। आई होप आपको नॉलेज अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगले सब डोमेन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग। बेंजामिन ब्लूम क्या कहते हैं दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा सब डोमेन है जिसके अंदर आपने कोई एक चीज लर्न करी, यानी आपकी कुछ लर्निंग हुई और वो आपको लंबे समय तक याद रही, यानी आपसे उसके बारे में कभी भी पूछ लिया जाए, आप उसके बारे में उत्तर दे सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वो चीज आपके अंडरस्टैंडिंग पार्ट में आ गई, वो चीज आपको अच्छे से समझ आ गई। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप 7th क्लास में बच्चों को मुगल एम्पर वाला एक चैप्टर है हिस्ट्री में, वो पढ़ा रहे हैं। आपने बच्चों को बहुत अच्छे से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, हर एक मेथड के थ्रू पढ़ाने की, हर एक एड के थ्रू पढ़ाने की। आपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया और बच्चों को उस समय समझ भी आ गया। कुछ समय बाद जब आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछे, 1 महीने बाद 2 महीने बाद, चाहे क्लास टेस्ट की फॉर्म में, चाहे फॉर्मेटिव असेसमेंट की फॉर्म में, चाहे समेटिव असेसमेंट की फॉर्म में, जब आपने बच्चों से उसी चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन किए और बच्चों ने आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसका मतलब बच्चों की उस टॉपिक के बारे में अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, बच्चों को टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका है। तो अंडरस्टैंडिंग पोर्शन को हम वो कह सकते हैं, ऐसी लर्निंग जो हमारे ब्रेन में लंबे समय तक रहे, वो आ जाती है हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों जैसा कि इसके अंदर आप ले सकते हैं आपका नाम। आपका नाम जो है आप कभी भी नहीं भूल सकते, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने सिबलिंग्स का नाम आप कभी नहीं भूल सकते। आप जो है टेलीफोन नंबर, अपने पेरेंट्स का अपना एड्रेस, ये कुछ चीजें हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते। क्यों दोस्तों, इसके पीछे कारण यही है कि ये वाली जो लर्निंग है आपकी अंडरस्टैंडिंग वाले सब डोमेन में हो रखी है, इसलिए आप इन्हें कभी भूल नहीं सकते। अगले सब डोमेन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला होता है दोस्तों हमारा सब डोमेन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों, हमारी कुछ भी लर्निंग हुई और बाद में हमने उसे किसी दूसरी चीज में अप्लाई करके देखा, वो आ जाती है हमारी एप्लीकेशन पार्ट के अंदर।
जैसे कि दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारी प्राइमरी क्लासेस होती है, टीचर्स वहां पर अक्सर बच्चों को एप्लीकेशन लिखना सिखाते हैं, लीव एप्लीकेशन लिखना सिखाते हैं कि आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, बुखार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। दोस्तों बच्चे को जब रियल में वो चीज होती है तो बच्चा वैसी की वैसी ही लीव एप्लीकेशन लिखता है और अपने टीचर को दे देता है। मतलब पहले तो टीचर उसकी लर्निंग करवा रहे थे, उसे सिखा रहे थे कि किस तरह से आपको लेटर लिखना है, आपने किस तरह से लीव लिखनी है, और बच्चा जब रियल में उस सिचुएशन में होता है तो बच्चा वैसे की वैसी लिखता भी है। तो जो लर्निंग हम रियल सिचुएशन में अप्लाई करते हैं वो आ जाता है हमारा एप्लीकेशन पार्ट में। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि क्रैकर्स बर्न करने से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, फिर भी उसके बावजूद भी क्या है कि कुछ बच्चे या कुछ लोग जो है दिवाली पे क्रैकर्स बर्न करते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। मतलब कि हमने लर्निंग तो कर ली कि क्रैकर्स बर्न करने से पोल्यूशन होता है, पर उसको अप्लाई नहीं किया कि पोल्यूशन को रोक सकते हैं हम अगर हम क्रैकर्स बर्न नहीं करें, पर उसको अप्लाई नहीं किया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये हमारे 3 सब डोमेन्स आ जाते हैं लोअर लेवल थिंकिंग स्किल्स के अंदर। अब बढ़ते हैं हम अपने हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स के ऊपर, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है स्कूलों में भी। तो अब आते हैं हम हायर लेवल थिंकिंग पर। हायर लेवल थिंकिंग के अंदर भी 3 सब डोमेन्स होते हैं दोस्तों। एक होता है एनालिसिस, एक होता है इवेल्युएशन, और एक होता है सिंथेसिस, जिसे हम क्रिएटिंग भी कहते हैं। तो इन सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे दोस्तों। तो पहले आते हैं हम एनालिसिस पे। दोस्तों जैसे एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हैं कि आपके सामने कुछ बड़ी चीज है, जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं, उसके बारे में समझते हैं अच्छे से, वो चीज आ जाती है हमारी एनालिसिस के अंदर। मतलब कि किसी बड़े लर्निंग को आपने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और उसको तब लर्न किया, वो आ जाता है हमारा एनालिसिस पोर्शन में। जैसा कि बचपन में प्राइमरी क्लासेस में क्या होता है, जब इनिशियल स्टेजेस होते हैं लर्निंग के, तो बच्चों को स्पेलिंग सिखानी होती है तो टीचर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। जैसे बच्चों को टीचर ने आसमान की स्पेलिंग सिखानी है, तो टीचर कैसे बताता है बच्चों को, आ स मा न, आसमान। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके टीचर सिखाता है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। तो एनालिसिस क्या है, लर्निंग करने के लिए जब हम किसी बड़े पोर्शन को, किसी बड़े कुछ टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे ताकि लर्निंग अच्छे से हो जाए, तो वो चीज आ जाती है हमारी एनालिसिस के अंदर। जैसे दोस्तों आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, पियाजे की थ्योरी काफी ज्यादा बड़ी है। अब उस पियाजे की थ्योरी का अच्छे से समझने के लिए आप क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंट्स में बांट देंगे और उन सब के बारे में अच्छे से डीपली जब पढ़ेंगे तो वो आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपने उसको बांटा कि सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, आपने अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझ लिया उसे। फिर आपने देखा प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में। यानी कि आपने उस थ्योरी को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बांट लिया और फिर उसको जब डीपली समझा तो वो आ जाएगा आपका एनालिसिस पोर्शन के अंदर। आई होप आपको एनालिसिस सब डोमेन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले सब डोमेन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सब डोमेन होता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इवैल्यूएशन के अंदर बेसिकली हम मूल्यांकन करते हैं। दो या दो से ज्यादा चीजें हैं हमारे पास, कुछ भी चीजें हमारे पास, जब हम उनको आपस में इवैल्यूएट कर रहे हैं, उनके बीच में यानी कि हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि दो या दो से ज्यादा चीजों के आपने सबके फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज निकाल लिए और बाद में आप क्या कर रहे हैं, उन दोनों को आपस में जो है देख रहे हैं कि ज्यादा बेटर कौन सा है, आप उनको इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने पियाजे एंड वाइगोत्स्की की थ्योरी के की फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज लिख ली, अब आप उन दोनों को क्या है इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो तब आप जब उसे लर्न करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इवैल्यूएशन कि ज्यादा बेस्ट कौन सा है, पियाजे की है कि वाइगोत्स्की है, कौन से किसने ज्यादा अच्छे फीचर्स बताए हैं, प्रॉपर्टीज बताए हैं, तब जब आप उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे वो लर्निंग हो जाएगी हमारी इवैल्यूएशन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इवैल्यूएशन पार्ट भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। दोस्तों लास्ट सब डोमेन जो होता है हमारा कॉग्निटिव वाले पूरे पोर्शन के अंदर, वो होता है हमारा सिंथेसिस सब डोमेन। तो सिंथेसिस क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं।
दोस्तों आजकल स्कूलों में सिंथेसिस वाले पोर्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सिंथेसिस को क्रिएटिंग भी आजकल कहा जाता है। तो सिंथेसिस के बारे में दोस्तों समझते हैं। सिंथेसिस क्या होता है? जब हम किसी चीज को पूरे होल रूप में देखते हैं, समग्र रूप में देखते हैं, हर एक चीज उसकी कवर कर लेते हैं, उसको पूरी तरीके से समझ लेते हैं, अच्छे से उसके हर एक की फीचर को देख लेते हैं, उसके बारे में पूरी तरीके से सब कुछ अच्छे से समझ लेते हैं समग्र रूप में, वो आ जाता है हमारा सिंथेसिस में। अब उसके बाद क्या कोशिश की जाती है, क्या इसके थ्रू कुछ और क्रिएट किया जा सकता है, तब वो बन जाता है हमारा क्रिएशन। आई होप दोस्तों आपको सिंथेसिस भी समझ आ गया होगा। इसके अंदर क्या किया जाता है, इट हैज बीन अटेम्प्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू बाय adjoining the features of various other parts. Thus, we can say it is the highest order of basically cognition, and it is now practiced more in school with the aim that student create more and more by their own efforts. तो I hope आपको synthesis भी जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा पूरा ब्लूम टैक्सोनॉमी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। पूरा तो नहीं, जितना पर आपके एग्जाम में, आपके टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आपको उतना समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगी ब्लूम की टैक्सोनॉमी। आप चाहें तो उसके नोट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रिपेयर कर सकते हैं साथ ही साथ, या चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों धन्यवाद।